हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस जो DSSB TGT के लिए दिया गया है, जिसके अभी एग्ज़ाम्स होने को हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री में, जैसे कि हम जानते हैं हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और हिस्ट्री से लगभग क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। इंडियन हिस्ट्री दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, 9 to 10, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स जैसे देखे हैं कभी कभी 12 क्वेश्चंस भी आए हैं। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से हमारा 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, राइट। 15 से 16 क्वेश्चन। तो आप ये देख सकते हैं कि हिस्ट्री का वेटेज कितना ज़्यादा है पेपर में। तो हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, जिसके लिए बुक्स वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आज डिटेल्ड सिलेबस ओनली जस्ट फॉर द हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरू होता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, और हाँ, मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया देती जाऊंगी, कैसे कब क्या हुआ था उसका, जस्ट हिस्ट्री समथिंग, मतलब कुछ एकदम छोटा सा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ इसमें क्या आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है, या हम कैसे इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, ये 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था। 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में शुरू हुआ था, राइट, ब्रिटेन। और इसमें बेसिकली क्या हुआ था, अग्रेरियन सोसाइटी। पहले हमारा अग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी था, उससे मशीन वाला बन गया, ठीक है। मशीन वाला सोसाइटी बाद में बना। इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वही। फिर आता है इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब हमारा इकोनॉमी जब बहुत लो फेज से अपना गुजर रहा होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आएगा, जब इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड होगा, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड था ये बेसिकली होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, ओके। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया था। वर्ल्ड वार 2 के बिगनिंग के समय ये हुआ था। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन 1928 से 1939 के बीच हुआ था। एंड 1939 से 1945 एवरीवन नोज वर्ल्ड वार 2 हुआ था, राइट। सो अभी हम लोगों ने 2 चीज़ डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन। नाउ थर्ड, लेबर एंड पीजेंट्स क्लास इशू। सो जो लेबर और ये सारी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात चल रही है, अभी इंडियन हिस्ट्री में नहीं आए हैं, ओके। सो बाहर भी बहुत सारे पीजेंट क्लासेस थे, उनके बीच भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे। वो कैसे काम आया वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी। सो इंडस्ट्रीज़ कैसे ये अब इंडिया की बात आई, तो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में कैसे ग्रो हुए, ठीक है। तो इंडस्ट्री जैसे हमें पता है, इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। क्या है, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो ये 20th सेंचुरी में शुरू हुआ हमारे इंडिया में। फिर देखेंगे फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। तो कॉलोनियल सोसाइटी इंडिया में आए और उसके क्या क्या फीचर्स थे ये देखेंगे। तो इसमें तो सिर्फ यही लिखा है फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, बट वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनी, व्हाट इज़ कॉलोनीज, व्हाट वेयर द कॉलोनीज। और वो ब्रिटेन में थे, तो वो सब कॉलोनियल स्ट्रक्चर क्या थे वहाँ पे, फिर इंडिया में कैसे आए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कॉलोनियल मतलब क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर, राइट, सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम एंड वे ऑफ लाइफ, कस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ।
बेसिकली क्या है कि कॉलोनिस्ट, जो पहले जो कॉलोनिस्ट थे वो क्या थे, फार्मर्स थे, आर्टिशंस थे, फिशरमैन्स थे, ये सब थे ना, तो इन्हीं से मिलके कॉलोनीज बनी, राइट। और कॉलोनियल सोसाइटी हमारे यहाँ पे जैसे आए 1858 से 1947, बेसिकली वही जो ब्रिटिश रूल वो आए, कॉलोनीज फॉर्म हुई, तो वही सब बातें होंगी इसमें, ठीक है, बट ये वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में होगी, राइट। तो अब आते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो अब देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्रांस में शुरू हुआ था, राइट। तो ये 1789 से 1799 तक हुआ था, राइट। इसके कॉजेज़ इसमें जैसे कि देखिए लिखा है कॉजेज़, इवेंट्स, इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंसेस। तो इसमें ये भी देखना है कॉजेज़ क्या थे, फिर कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए एंड व्हाट वेयर द इम्पैक्ट्स एंड एट लास्ट कंसिक्वेंसेस। फिर तो इसमें कॉजेज़ क्या थे, जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी, पहले कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। सोशल इनइक्वालिटी थी, है ना, सोशल इनइक्वालिटी। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग गाइज, आई एम वेरी न्यू टू दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग नाउ, सो प्लीज़ बियर। हाँ, तो सोशल इनइक्वालिटी, तो सोशल इनइक्वालिटी भी थे, जैसे दो ग्रुप्स में बटे हुए थे, एक क्लर्जी, एक नोबिलिटी। ये जब हम पढ़ेंगे तब हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या थे, ठीक है। अब बस मैं छोटा छोटा बता रही हूँ कि ये क्या था। तो कॉजेज़ ये थे, एक सोशल इनइक्वालिटी थे, जैसे कि क्लर्जी में थे, नोबल्स, ये दो ग्रुप बटे हुए थे। फिर इकोनॉमिक ड्रेन, फिर अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी, राइट। ये सारे मतलब क्या थे, उसके कॉजेज़ थे। फिर इसके इम्पैक्ट क्या थे, मतलब जब ये कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के, ठीक है। फिर उसके बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो जब ये ख़त्म हुआ तो लास्ट में इम्पैक्ट, वो क्या अपना इम्पैक्ट डाल के गया, ठीक है। तो इसकी वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हो जाएगा एंड ऑफ सोशल डिवाइड, जैसे कि ये जो क्लर्जी, नोबिलिटी, मतलब हाई क्लास लो क्लास में जैसे डिवीजन था, उसका एंड हो गया, राइट। फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन का डिक्लेरेशन हुआ। एंड ऑफ मोनार्की मीन्स सिंगल रूल जो करते हैं मोनार्की, उसका एंड हो गया। फिर रूल ऑफ लॉ, इन सब का, राइट। फिर आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये बहुत इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक्स जो हैं ये बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947। तो 1885 जैसा पता ही है INC का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। 1885 INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, और 1947 में सब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था एंड यही सब। तो इसके जो बीच का जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, लाइक 9 to 12 क्वेश्चंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बेसिस पे ही बनते हैं, ठीक है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बाद रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में शुरू हुआ था। इसमें इस पीरियड को हम कहते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल रिवॉल्यूशन का भी पीरियड, राइट। ये किसके द्वारा लीड किया गया था, पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास, और इसको लीड किसने किया था, लेनिन एंड बोल्शेविक्स ने, ठीक है। इन दोनों ने मिलके इसको लीड किया था। फिर इसमें और भी क्या थे, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में तो हुआ ही था, एक और रशियन रिवॉल्यूशन था जो कि 1905 में हुआ था, ठीक है। इस रशियन रिवॉल्यूशन को फेब रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, मतलब अलग अलग टाइम में जैसे होते थे, तो उस हिसाब के, जैसे अभी फेब में ज़्यादा इम्पैक्टफुल वाला हो गया, फिर अक्टूबर में हुआ, तो उस हिसाब से इसको कहा जाता था फेब रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, राइट। सो ये भी हम जब क्लासेस अपनी बहुत अच्छे से करेंगे तब उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
फिर अब आ जाता है राइज ऑफ सोशलिज्म। सॉरी, हाँ, तो राइज ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब क्या? सोशलिज्म सोसाइटी, राइट। सोशलिज्म सोसाइटी, कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? सोसाइटी, सोशलिज्म, सोसाइटी। मतलब कि it creates equality in society and it provides sense of security, right? So basically socialism मतलब क्या है? socialism मतलब कि ये पूरी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें ये इक्वालिटी क्रिएट करता है एंड सेकेंडली सिक्योरिटी। मतलब सोसाइटी इन्हीं दो चीज़ों पे तो बेसिकली डिपेंड होती है ना। बेस सोसाइटी का यही होता है कि इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी। अगर इक्वालिटी ही ना रहे और सिक्योरिटी ही ना रहे तो सोशलिज्म क्या है? तो हमारा सोसाइटी ही फॉर्म नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही है। सो सोशलिज्म इन यूरोप, फिलॉसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, ये सब राइज ऑफ सोशलिज्म के अंदर ही। ये कार्ल मार्क्स ने जो थे ये जर्मनी से थे। तो इन्होंने भी सोशलिज्म के ऊपर बहुत सारा थ्योरीज लिखा है, बहुत काम किया है सोशलिज्म के ऊपर। इनके बारे में एनसीईआरटीज़ में है, बट एनसीईआरटीज़ में उतने डिटेल में नहीं है, तो इसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। फिर सोशलिज्म इन यूरोप, तो सोशलिज्म इन यूरोप भी कैसे शुरू हुआ ये भी देखेंगे। फिर उसके इम्पैक्ट क्या रहे। जो सोशलिज्म थे उसके सब चीज़ के अपने अपने इम्पैक्ट रहते हैं, इधर नेगेटिव इम्पैक्ट, इधर पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट। तो उसके भी इम्पैक्ट क्या थे वो भी देखेंगे हम। एंड फोर्थ में आता है राइज ऑफ फेसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली। जैसे कि जर्मनी, इटली, नाजीज फोर्सेस, फेसिस्ट फोर्सेस पढ़े हम सब। तो इटली में जो फेसिस्ट फोर्सेस थे वो कब शुरू हुआ? 1922। एंड नाजीज इन जर्मनी, नाजी ये कब शुरू हुआ, कब आए थे? 1933 यहाँ पे। फिर नेशनल फेसिस्ट मीन्स नेशनल यूनिटी। फेसिस्ट जैसे एक रोमन वर्ड से लिया गया था, इसका बेसिकली मीनिंग होता है यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, राइट। तो यही राइज ऑफ फेसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली। और सोशलिज्म से क्या रिलेट करते थे ये भी पढ़ेंगे हम सब, ठीक। फिर लास्ट हिस्ट्री में द 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन। तो वर्ल्ड वॉर, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? 1914 से 1918। एंड वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? 1939 से 1945 तक, राइट। फिर वही लिखा है 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन। तो जैसे कि यूएन का एस्टेब्लिशमेंट, यूएन का जो एस्टेब्लिशमेंट था उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो पहले लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुए थे। वेट, लेट मी इरेज दिस, बहुत ज़्यादा ही, हाँ। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन कैसे था? पहले लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुए थे, बट ये बहुत ज़्यादा ना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसी के बाद हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो किस लिए ये शुरू हुआ? ये बेसिकली आफ्टर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, यूएस में, राइट। तो यहाँ आफ्टर लीग ऑफ नेशंस, जो हमारा लीग ऑफ नेशंस था, मतलब जैसे लीग ऑफ नेशंस का भी यही काम था, वो फॉर्म हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार 1, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सक्सेसफुल अगर होता तो वर्ल्ड वार 2 होता ही नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसीलिए वर्ल्ड वार 2 हुआ था। इसी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसका फॉर्मेशन हुआ, जो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, ठीक है। क्यों हुआ था? बेसिक क्वेश्चन ये आएगा कि क्यों हुआ था? फॉर मेंटेनिंग पीस,
ताकि ये जो हुआ इसकी वजह से जितने सारे डिस्ट्रक्शंस हुए ये वापस हिस्ट्री में दोबारा ना हो, इसी के लिए यूएन का फॉर्मेशन हुआ, फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक, तो यही सारी चीज़ें थी हिस्ट्री में, जैसे कि हम सब ने देखा हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट थे। वैसे तो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया के बारे में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यही फॉर्म कर देता है अपना पूरा हिस्ट्री। एंशियंट एंड मेडिवल से भी आते हैं क्वेश्चंस, लाइक 1 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस। मैंने अभी तक कितने ही देखे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। अब पता नहीं इस बार क्या होगा, बट हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो एंशियंट मेडिवल तो वो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, उतने टफ नहीं आते। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेशियो है। लेट मी रीज, हाँ, सो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं 15 से 16 क्वेश्चंस, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस, और फिर बुक्स वगैरह कहाँ से, किस बुक से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।